दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में, यानी कि आईटी एक्ट 2000 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके अंदर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, कुछ कुछ प्रोविजंस और साइबर क्राइम्स क्या होता है और उसके लिए कौन कौन सी सज़ाएँ या पेनल्टीज़ दी जाती हैं, इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी धाराओं का वर्णन है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो हमको पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस फॉर द यूजीसी नेट और कॉमर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। और जहाँ कहीं भी आप ये वीडियो जिस भी क्लास के लिए पढ़ रहे हो, सभी हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस एक्ट की, और कुछ प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब टॉपिक हम बना चुके हैं। आप सभी की जो वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप यूनिट वाइज देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर आईटी एक्ट जो है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कैसे आया, कब आया, क्यों आया? क्यों का जवाब आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर होता है जो भी आप ऑनलाइन चीज़ें करते हो, जैसे कि डिजिटल चीज़ें आप जो भी करते हो, जैसे इंटरनेट चलाते हो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जो भी आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हो जैसे, तो इसकी शुरुआत आप मान लीजिए मोटा मोटा मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1990s के बाद स्टार्ट हुई है। आपने टिम बर्नर्स-ली का नाम सुना हो, जिन्होंने www को मतलब दिया है या फिर बनाया है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो वहाँ से लगा कर कह सकते हो आप, इंटरनेट की जो इंटरनेट का एरा जब चालू हुआ था, उसके बाद में उसी में आप देखते हो उनके पे कंप्यूटर्स पे काम ज़्यादा होता था। अब इसमें मोबाइल चल गए हैं। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर किसी के पास मोबाइल है इस समय। हर इंसान अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी देख रहा है। आप एक कह सकते हो आप डिजिटल एरा में जी रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले क्या होता था, क्राइम्स जो होते थे वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में होते थे। लोग एक दूसरे को मारते थे या फिर एक दूसरे के साथ कुछ भी करते थे, चोरी होती थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइम्स थे वो थे फिजिकल फॉर्म में होते थे। लेकिन जब से डिजिटल एरा चालू हुआ है, जब से कह सकते हो इंटरनेट की दुनिया शुरू हुई है, तो वो क्राइम जो है, उस तरह का क्राइम जो है वो ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। और हम यहाँ पर कॉमर्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं इसको? कॉमर्स के अंदर हम पढ़ने का मकसद यहाँ पर ये है कि कुछ बिजनेसेस जो थे वो भी अब ऑनलाइन पहुँच गए हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। आप हर किसी भी दुकान से जाकर, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, आप कहीं भी जाकर ऑनलाइन जाके परचेजिंग कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अब जो डिजिटल का जो युग है, वो जो डिजिटल एरा है कह सकते हो, पूरा जो प्लेटफॉर्म है, पूरा इंटरनेट की दुनिया है, उसके लिए भी कुछ लीगल या फिर लॉ बनाना चाहिए। लॉ बनाना ज़रूरी हो गया था, ठीक है, 1990s के बाद में। तो वही 1996 में सबसे पहली बार यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बनाया गया था, ठीक, अडॉप्ट किया गया था ये मॉडल। और इसमें बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिस्कशन इसमें किया गया था वो ई कॉमर्स के बारे में ही था। ई कॉमर्स मैंने आपको बताया, जब हम कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स का मतलब होता है सेलिंग, परचेजिंग, जो भी आप कॉमर्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, सब कुछ उसी से रिलेटेड है कि आप कैसे चीज़ें खरीदते बेचते हो, उनकी सुविधाएँ मिलती हैं, ठीक है। जो कुछ भी बैंकिंग, मार्केटिंग और एचआरएम और जो भी है आपका लॉ है, वो सभी चीज़ें ई कॉमर्स के अंदर आती हैं, और उसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले जाते हैं उस कॉमर्स को, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स, ठीक है। तो उसकी जब शुरुआत हुई तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस लॉ के अंदर हुआ, इस मॉडल के अंदर हुआ। और दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने इस आईटी एक्ट को अपनाया, ठीक है। तो इंडिया जो थी वो 12वीं कंट्री थी जिसने आईटी एक्ट अपनी कंट्री में लागू किया। तो ये एक प्राइमरी लॉ है, ठीक है, क्योंकि इसको देखते हुए बाद में बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे रूल्स बने हैं, ठीक। तो आईटी एक्ट जो है आपका, पहला ड्राफ्ट जो बना था इसका, ड्राफ्ट वॉज क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज द ई कॉमर्स एक्ट 1998। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था ई कॉमर्स एक्ट, ठीक है, 1998 में। फिर इसके बाद दोबारा रीड्राफ्ट किया गया इन्फॉर्मेशन बिल के नाम से, इन्फॉर्मेशन बिल 1999, एंड पास हुआ मई 2000 में, ठीक है। और इसके बाद में इसका नाम पड़ा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। और पार्लियामेंट से इसको नोटिफाई किया गया 17 अक्टूबर 2000 को। तो 17 अक्टूबर 2000 की डेट मानी जाती है इसके लागू होने की, ठीक है। तो ये है आपका, ये प्राइमरी लॉ है इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम्स। जो भी साइबर का मतलब यहाँ पर ऑनलाइन या फिर कह सकते हो डिजिटल मोड होता है, उसको बोलते हैं। और साइबर डिजिटल मोड में जो भी क्राइम्स किए जाते हैं, वही हम देखें कौन कौन से क्राइम होते हैं। और ई कॉमर्स के अंदर जो भी क्राइम्स या फिर घटनाएँ होती हैं, उनको हम यहाँ पर पनिश करने का काम करते हैं या फिर उनको जस्टिफाई करने का काम करते हैं।
और यहाँ पर सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट इसके लेजिस्लेशन बहुत सारे आए हैं अभी तक, और बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं आईटी एक्ट के अंदर। और सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ था आईटी एक्ट के अंदर वो हुआ था 2008 के अंदर। उसको हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि नेट के माध्यम से या नेट के लेवल पर या फिर यूपीएससी के लेवल पर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है। ठीक, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो हाँ, ये इंक्लूड करता है बहुत सारे रूल्स गाइडलाइंस, जैसे इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स 2011 में आए थे। और उसके बाद में अभी करंट बहुत अभी रिसेंट अभी 2021 के में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आया है। ये भी आईटी एक्ट के अंदर ही आया है। ठीक है, तो ये सारे लॉ, यानी कि आईटी एक्ट जो है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो आपको प्राइमरी लॉ है। इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स गाइडलाइंस आती रहती हैं जब भी होता है, तो ये प्राइमरी लॉ की तरह काम करता है अभी भी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है आपका, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, एक्ट है आपका। तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी तो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक, तो वही मैं इस वीडियो में आपको दे सकूँगा आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव इस जो पूरे एक्ट के क्या है, मैंने आपको बेसिक जानकारी तो दे ही दी है। द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू द ट्रांजैक्शंस डन बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। वही बात है ना, जितने भी ट्रांजैक्शंस पहले आपके फिजिकल फॉर्म में होते थे, सिर्फ लोग कॉन्टैक्ट करते थे, आप आपस में बातचीत करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वो अब सारा ऑनलाइन मोड में होने लगा है, या फिर डिजिटल मोड में होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को मान्यता देता है, ये रिकग्निशन देता है, सारे कम्युनिकेशन या सारे टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस की वो मान्यता देता है, ये रिकग्निशन देता है। ठीक, और इसके लिए बहुत सारे चेंजेस लेके आए, किस किस में, इंडियन पीनल कोड में, यानी कि भारतीय न्याय व्यवस्था, इसको फिर न्याय संहिता बोल सकते हो, इंडियन पीनल कोड 1860 वाला, इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस का मतलब होता है जो सबूत होते हैं, सबूत देने वाली जो प्रथा है। इंडियन एविडेंस, किस चीज़ को हम सबूत या एविडेंस मानेंगे नहीं मानेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी इस एक्ट में दी गई है 1872 वाले में। और बैंकर्स बुक्स विद एविडेंस, नो एविडेंस एक्ट 1891, किसको हम नहीं मानेंगे। और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 में, इन सब में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं आईटी एक्ट को लागू करने के लिए। क्योंकि उसमें क्या था, जब ये एक्ट आए थे तब आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई बात ही नहीं थी। 1934 में कोई जानता भी नहीं था कि आगे हम कंप्यूटर्स चलाएंगे, कंप्यूटर्स होंगे आगे चलकर, तो उस समय उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ जब समय बढ़ा और चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं, उसके बाद में उसके बाद हमने इस एक्ट लाते समय हमने इन सब में चेंजेस किए हैं। ठीक, तो इसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। और अब इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। गिव लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल साइन आप करते होगे कहीं पे, आप कहीं पे अपनी सीवी देते हो तो उसमें से ई साइन करके आप देते हो, तो उसकी मान्यता आपको इस एक्ट के माध्यम से मिलती है, ई साइन करने की, ई डिजिटल सिग्नेचर करने की। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर या फिर ई साइन करने की। फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा। आप अपना स्टोरेज का डेटा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो। जैसे आप, सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूँ, आप डिजी लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो और उसको कहीं भी ऑथेंटिकेट करा सकते हो, यानी कि मान्यता दिला सकते हो कि हाँ, जैसे आप अपना डीएल है, ट्रैवल लाइसेंस है, आप लेके चलते हो मोबाइल में। ठीक, तो अब ये क्यों हो पाया, क्योंकि आईटी एक्ट है इस समय। ठीक, तो आईटी एक्ट के जो रूल्स हैं उसके माध्यम से आपको ये सारे राइट्स मिलते हैं, या सारे चीज़ें मिलती हैं आपको। तो आप अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है, वो आप सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हो और उसको ऑथेंटिकेट करा सकते हो। ग्रांट लीगल रिकग्निशन टू द ऑल ट्रांजैक्शंस डन वाइल इलेक्ट्रॉनिक वेज इन कम्युनिकेशन और कॉमर्स इन प्लेस ऑफ द पेपर बेस्ड मेथड। वही बात है, सारी जो पेपर बेस्ड मोड थे या मेथड थे, उनको सभी को आपने कम्युनिकेशन का हो चाहे कॉमर्स का हो, उन सबको अपने इलेक्ट्रॉनिक वे में ला दिया है। ये एक्ट लाने वाला एक्ट ये है। ठीक है, फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप जैसे आप आईटी एक्ट जैसे आप देखते हो, बहुत ज़्यादा रिसेंट एग्जांपल, मतलब आप एग्जांपल के भी भरमार दे सकता हूँ मैं आपको। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब पहले शेयर जो परचेस करते थे वो ब्रोकर्स के माध्यम से आप परचेस करते थे। ठीक है, सामने जाके आपको चिट मिलती थी, पर्ची मिलती थी। अब क्या है, आप डायरेक्ट जाके किसी भी ऐप से आप तुरंत एक क्लिक के माध्यम से आप खरीद सकते हो। ठीक, बहुत से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, आप आरटीजीएस, एनईएफटी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है लाइफ, कर दिया है आपकी लाइफ को इस एक्ट ने, इस एक्ट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मोड ने। ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। ठीक, ग्रांट लीगल रिकग्निशन टू द बैंकर्स फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वही बात है, जो बैंक जो हमारे लिए है सही, वो भी मतलब बिजनेस, देखिए बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए और बैंक्स के लिए, सबके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जो है काम करता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट में हम बात करने वाले हैं थोड़े से क्राइम्स के बारे में, जो साइबर क्राइम होते हैं। देखिए जो मोड है वो जब ऑनलाइन आया है
तो ऑनलाइन में सभी अच्छे लोग तो होते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया बहुत सारी अच्छी नहीं है, सारी दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई नहीं है कि ठीक है, कुछ गलत लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। वो नुकसान अब फिजिकल नहीं है, लेकिन वो नुकसान अब साइबर क्राइम के माध्यम से ऑनलाइन हो सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, इन क्राइम्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, एक इंसान को जब कोई क्षति पहुंचती है ऑनलाइन, या फिर वो फिजिकल हो, ठीक है, फिजिकल नहीं होती है, लेकिन ये ज़्यादातर इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल होती है। आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, आपको आपकी छवि का नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें स्टॉकिंग हो जाती है। स्टॉकिंग मतलब आप जानते हो पीछा करना, जैसे बहुत सारे लोग मतलब देखा होगा आपने रियल लाइफ में कि लोग पीछा करते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका पीछा करने का इंटेंशन कई बार गलत होता है, ठीक है, तो वो इंटेंशन गलत होता है, तो यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन पीछा आपका किया जा रहा है, आपको फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको फॉलो करना बहुत अच्छी चीज़ है हमेशा, ठीक, तो वो चीज़ होती है अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपके सोर्स कोड में या फिर आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में अनऑथराइज्ड तरीके से आपकी मतलब आपकी जानकारी के बिना जब एक्सेस किया जाता है, एक्सेस मतलब उसमें घुसा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्योंकि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं शेयर करना चाहते किसी के साथ में, जब कोई उसको एक्सेस कर लेता तो ये एक तरह का क्राइम है, ठीक। इसके बाद में स्पूफिंग आता है, फ्रॉड आता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। एक इंडिविजुअल के खिलाफ जब कुछ होता है तो उसको बोलते हैं क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल साइबर क्राइम में, ठीक। साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपने कुछ गलत किया, उसके डॉक्यूमेंट्स मतलब चुरा लिए, या फिर कुछ उसके जो कंप्यूटर है, उनके सिस्टम है, उनको हैक कर लिया, तो ये चीज़ें होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जब आप सोसाइटी के लेवल पर टेररिज्म करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। आपने किया है, ट्रैफिकिंग की है, फाइनेंशियल क्राइम किया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हो, फॉर्जरी करते हो। फॉर्जरी का मतलब होता है कि आप गलत चीज़ें बनाते हो, फेक चीज़ें बनाते हो, चीज़ों को फॉर्ज करते हो, ठीक, ये चीज़ होती है। तो इसके लिए बहुत सारे क्राइम्स की व्याख्या की गई है, सेक्शन बहुत सारे सेक्शंस हैं इसमें। तो कुछ सेक्शंस हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। सेक्शन 43 यानी कि 43 में दिया हुआ पेनल्टी फॉर डैमेजेस ऑफ टू कंप्यूटर सिस्टम। आपने कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज किया, कंप्यूटर को डैमेज किया है, तो इसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है सेक्शन 43 के तहत। इसके बाद सेक्शन 65 में टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स कोड, कंप्यूटर के सोर्स कोड में आपने अगर कोई छेड़खानी की है, टेम्परिंग की है, ठीक। सेक्शन 66 में हैकिंग के बारे में इसमें दिया गया है, सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया इन सब के ऊपर, ठीक। सेक्शन 67 में दिया है पब्लिशिंग ऑफ ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये तो बेसिक थे, ये आपको याद रखना है, सारे आपको याद नहीं कर सकते हैं, आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपको याद रहने ज़रूरी हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ ऑफेंसेस और उनकी पेनल्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सेक्शन 65 जो है टेम्परिंग करता है सोर्स कोड का, अगर आप कंप्यूटर सोर्स कोड को आप अगर टेम्पर करते हो तो उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है 3 साल तक के लिए, और या फिर 2 लाख रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद सेक्शन 66 में हैकिंग के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया आपने तो उसके लिए 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना ये हो सकता है। 66B जो है रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर, और अगर आपने स्टोलन कंप्यूटर जो है रिसीव किया, खरीदा है, ठीक, तो उसके लिए आपको 3 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद 66F जो है एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का मतलब ये होता है कि आपने ऑनलाइन वो मोड में कुछ ऐसा किया जिससे टेररिज्म का मतलब होता है दहशत फैल गई पूरी सोसाइटी के अंदर। तो एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, और इसके लिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, यानी कि आपको पूरी ज़िंदगी जेल में रहना होगा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक। सेक्शन 67A में पब्लिश इमेज ऑफ कंटेनिंग सेक्शुअल रिकॉर्ड्स। आपने किसी सेक्शुअल रिकॉर्ड्स की जो इमेजेस हैं वो पब्लिश करी हैं, तो उसके लिए आपको 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 71 जो है मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए बात करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी है अपनी, या फिर किसी इंडिविजुअल की, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए आपको, जिससे किसी और का नुकसान हुआ है, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद में सेक्शन 72 जो है वो बात करता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि आपने किसी की प्राइवेसी को हार्म किया है, ब्रीच किया है, ठीक है, अपने किसी की प्राइवेसी को भेदा है, तो उसके लिए आपको 2 साल की जेल या फिर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि कुछ जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी गई है, और कुछ जो माइनर से या फिर छोटे से क्राइम्स हैं उनके लिए थोड़ी कम सज़ा दी गई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया, सॉरी फॉर द वॉइस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।